हेलो एवरीवन। आरएसएम एसएसबी की जेईएन क्लासेस में आप लोगों का वेलकम है। ये क्लासेस सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्लासिफाइड है। यहाँ पे आज हम क्लास 21 की बात कर रहे हैं। जो अभी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो है हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट के दो पार्ट है, बेसिक पार्ट, एक हाइड्रोलॉजी है, दूसरा इरिगेशन इंजीनियरिंग है। हाइड्रोलॉजी का ये आज लास्ट क्लास है, यानी क्लास 21। तो क्लास 21 में जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो किस टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आज हमारे पास तीन टॉपिक है। एक है फ्लड एस्टिमेशन, दूसरा फ्लड राउटिंग एंड तीसरा है ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी जिसको वेल हाइड्रोलिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कुछ लोग इसको इरिगेशन में पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको सॉइल में पढ़ते हैं, बट मैं आपके साथ हाइड्रोलॉजी में डिस्कस करूंगा क्योंकि मेरी ओपिनियन में ये हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड है। सो बिफोर स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं आपको डिटेल सिलेबस बता देता हूँ इन टॉपिक्स का जो आप लोगों को पढ़ना है। इसमें कुछ टॉपिक है जो रिलेटेड है फ्लड राउटिंग से, कुछ एस्टिमेशन से और कुछ ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी से। तो पहला टॉपिक है वेरियस मेथड टू एस्टिमेट फ्लड पीक। कौन कौन से मेथड पढ़ने हैं? रैशनल मेथड, एम्पेरिकल मेथड, फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज एंड यूनिट हाइड्रोग्राफ टेक्निक। उसके बाद पीएमएफ एंड एसपीएफ दूसरा टॉपिक है, प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड एंड स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड। देन गंबल डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल के हिसाब से तो हमेशा न्यूमेरिकल बनता है, बट ऑब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद है मीन एनुअल फ्लड। देन फ्लड राउटिंग में दोनों तरह की राउटिंग है, चैनल राउटिंग एंड रिजर्वायर राउटिंग। देन राउटिंग की नीड क्यों है और उसके क्या क्या मेथड्स है वो हमको पता होने चाहिए। फिर इसमें फ्लड राउटिंग में एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है, मस्किंगम इक्वेशन। ठीक है, उसमें तीन कांस्टेंट होते हैं, C0, C1, C2। उनके तीनों के फॉर्मूले हैं, उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल बनता है। देन डेफिनेशन ऑफ एक्यूफर, कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्यूफर क्या होता है, उसके साथ ही कुछ टर्म है एक्यूफर के साथ, एक्यूटार्ड, एक्यूक्लूड, एक्यूफ्यूज, जो कि सॉइल स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। देन उसके बाद है स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन। बेसिकली ये पोरोसिटी की ही दो टर्म है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है इन टर्म्स का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, न्यूमेरिकल भी एज वेल एज थ्योरी क्वेश्चन भी। इंट्रिंसिक परमिलिटी डार्सी ने डिफाइन की थी, तो डार्सी ने इसका क्या फॉर्मूला डिफाइन किया था, इसको कैसे हम यूज करते हैं वो हम लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद है स्टोरेज कोफिशिएंट एंड स्पेसिफिक स्टोरेज। फिर ड्यूपिट्स लॉ है। ड्यूपिट्स लॉ ने कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्वीफर की इक्वेशन दी थी स्टडी फ्लो के केस के अंदर, एंड अनस्टडी फ्लो के केस में भी हमको इक्वेशन ध्यान होनी चाहिए। तो इससे छोटे न्यूमेरिकल, एक्चुअली कन्वेंशनल क्वेश्चन तो बनते ही है, बट छोटे न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देन स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो ये डिटेल सिलेबस हो गया। आज के क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड है, बट उससे पहले जो लास्ट क्लास थी यानी क्लास 20 थी, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 16 था। ठीक है, मैं उसको एक बार यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या था कि अ ट्राइंगुलर शेप यूनिट हाइड्रोग्राफ is constructed on a dam with a base period of 80 hours, ठीक है ना, and peak of 45 meter cube per second at 15 hours of duration. At the recession limb, an ordinate of 15 meter cube per second on curve would found at duration of what? ठीक है ना। देखिए, इसके अंदर मैं आपको एक बार डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कह रहा है कि जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसकी शेप है ट्राइंगुलर शेप है। ठीक है, तो ट्राइंगुलर शेप का यूनिट हाइड्रोग्राफ हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके का यूनिट हाइड्रोग्राफ आ गया। ये जो टोटल बेस पीरियड है वो 80 आवर्स का है, जो पीक अकर कर रहा है। ठीक है ना, पीक का कितनी वैल्यू दे रखी है, 45 मीटर क्यूब पर सेकंड दे रखी है। पीक अकर कर रहा है 15 आवर्स के पीरियड के ऊपर। तो यहाँ जीरो है, जीरो से 45 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज हुआ, कितने घंटे में हुआ, 15 घंटे के अंदर। फिर ये कह रहा है कि जो दूसरा आपका डिस्चार्ज की वैल्यू दे रखी है 15 मीटर क्यूब पर सेकंड, वो कहां दे रखी है, रिसेशन लिम्ब पे। जैसा कि हाइड्रोग्राफ में मैंने आपको बताया था, ये वाला जो है बेसिकली ये क्या है, राइजिंग लिम्ब है, और ये वाला क्या है, रिसेशन लिम्ब है। तो 15 मीटर क्यूब पर सेकंड यानी 45 से घटने के बाद वो कितना हो गया डिस्चार्ज, यहाँ पे 15 मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया। एट दैट टाइम यहाँ पे ये वैल्यू है बेस टाइम की, वो कितनी होगी, वो एक्स ले ली, वो हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सिंस कि हमको और कोई इंडिकेशन नहीं है इसके अंदर, तो ये मान के चलिए कि जो ये ट्राइंगल है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेसिस है और स्लोप इस ट्राइंगल का जो है फ्रीज है। तो मैं ये वाला सेक्शन जो राइजिंग सेक्शन है, अगर मैं इसका स्लोप निकालू dy/dx, तो मैं स्लोप को कैसे लिखूंगा, 45 माइनस 0 अपॉन 15 माइनस 0, राइट। अगर मैं रिसेशन लिम्ब का स्लोप निकालू,
ये dy अपॉन dx हो गया, रिसेशन लिमिट का स्लोप निकालू तो dy अपॉन dx क्या लिखूंगा मैं, 15 माइनस 45 अपॉन x माइनस 50, ठीक है ना, 15 माइनस 45 अपॉन x माइनस 50, यही होगा। अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं स्ट्रेट लाइन कर्व है, स्लोप दोनों टाइप का बराबर होगा, बट इक्वेट करने के लिए मेरे को रिसेशन लिमिट का, सिंस ये डाउनवर्ड स्लोप है और एक अपवर्ड है, तो एक माइनस साइन के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। देखिए 45 माइनस 0 अपॉन 15 माइनस 0 किया मैंने, और इसका 45 माइनस 15 अपॉन x माइनस 15, यहाँ पे 15 माइनस 45 लिया है मैंने, जबकि यहाँ मैंने लिखा है 45 माइनस 15, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि माइनस साइन के साथ दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही माइनस लगाएंगे 45 माइनस 15 हो जाएगा। अब दोनों को इक्वल कर दो तो आपके पास x इक्वल टू 25 आवर्स आ गया, यानी जो बेस टाइम है हमारा 25 आवर्स आ गया, और 25 घंटे के ऊपर जो डिस्चार्ज होगा वो 15 होगा। 15 घंटे पे डिस्चार्ज पीक पहुंचा, उसके बाद डिस्चार्ज घटना शुरू हुआ, और फिर अगले 10 आवर्स के अंदर वो घटता गया, और लास्ट में जो 25 आवर्स के ऊपर पीरियड पहुंचा तो हमारा डिस्चार्ज कितना हो गया, 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे स्लोप के अंदाज, स्लोप लेके, और दोनों साइड का स्लोप हम बराबर करके चलेंगे, बट दोनों में साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे, अपोजिट साइन होगा, क्योंकि एक स्लोप राइजिंग लिम्ब पर है और एक स्लोप है वो रिसेशन लिम्ब पर है, यानी डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है। रिसेशन का मतलब डाउनवर्ड। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक कैचमेंट ऑफ एरिया 500 हेक्टेयर्स हैज अ रन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 0.5। देखिए रन ऑफ कोफिशिएंट को नॉर्मली मैं सी से डिनोट करता हूं, तो सी की वैल्यू 0.5 दे दी। रन ऑफ कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, रन ऑफ अपॉन रेनफॉल होता है, ये हमको पता है। अ स्टॉर्म ऑफ ड्यूरेशन लार्जर देन द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा ये एक टर्म नहीं आ गई। टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि रन ऑफ का वो वाला पार्ट जो पूरे कैचमेंट के अंदर, मान लो एक कैचमेंट है, उस कैचमेंट में फारदेस्ट पॉइंट जो सबसे दूर पॉइंट है, उससे रन ऑफ का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, सबसे दूर पॉइंट है, उस कंट्रीब्यूशन में जो जितना टाइम लग रहा है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब एक कैचमेंट के अंदर रन ऑफ के कंट्रीब्यूशन में जो टाइम लग रहा है, ठीक है ना, फारदेस्ट पॉइंट से, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूं, ये एक कैचमेंट है पूरा, ठीक है ना, इस पूरे कैचमेंट में रेनफॉल हुई और इस पूरे कैचमेंट के अंदर ये स्ट्रीम है। स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, नदी है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, बेसिकली हम जो हाइड्रोग्राफ या फ्लड की बात कर रहे हैं वो इस स्ट्रीम की बात कर रहे हैं बट इस स्ट्रीम के अंदर कंट्रीब्यूशन दो तरीके से हो रहा है, एक तो डायरेक्ट रेनफॉल आ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है कि जो पूरे कैचमेंट के अंदर रन ऑफ है वो यहाँ से फ्लो होके आ रहा है। अब मान लो कोई एक पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये सबसे दूर वाला पॉइंट है इस कैचमेंट में, इस पॉइंट से एक रन ऑफ का वाटर यहाँ से फ्लो होके आ रहा है, धीरे धीरे आके यहाँ पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, ठीक है ना। तो इसके कंट्रीब्यूशन में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत दूर से आ रहा है। दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब फारदेस्ट पॉइंट से जो वाटर फ्लो के आ रहा है और उस स्ट्रीम के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो उस स्ट्रीम के कैचमेंट का फारदेस्ट पॉइंट है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। उसको जितना टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इंटेंसिटी रेनफॉल की यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर पर आवर दे रखी है। कॉजेज ए पीक डिस्चार्ज ऑफ दिस। अब इसमें लिखा है यूज सुटेबल मेथड टू कैलकुलेट पीक फ्लड डिस्चार्ज। सुटेबल मेथड का मतलब होता है कि हमने अभी जैसे सिलेबस के अंदर देखा था 3-4 मेथड है, एम्पेरिकल इक्वेशन, रैशनल मेथड, यूनिट हाइड्रोग्राफ टेक्निक, लाइक दिस। नॉर्मली हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि हम रैशनल मेथड को यूज करें। रैशनल मेथड क्या है कि जैसे 2 × 2 = 4 होता है, दिस इज रैशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो रैशनल मेथड क्या है, लॉजिक के ऊपर बेसिस होगा, तो जो आपका आंसर आएगा या जो वैल्यू आएगी वो करेक्ट होगी। एम्पेरिकल इक्वेशन को क्योंकि हमको यहाँ दिया हुआ नहीं है कि ये जो फ्लड है कहाँ की बात कर रहा है, कौन से रीजन की बात कर रहा है, तो एम्पेरिकल इक्वेशन रीजनल है, इसलिए हम एम्पेरिकल इक्वेशन को अवॉइड करते हैं और रैशनल फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब पीक डिस्चार्ज का जो रैशनल फॉर्मूला है वो QP = CI है, बट इस फॉर्मूले की वैलिडिटी है, वैलिडिटी इसके साथ है कि जो एरिया है वो 50 किलोमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए कैचमेंट का। अब यहाँ 500 हेक्टेयर दे रखा है, 500 हेक्टेयर का मतलब क्या हो गया, 500 × 10⁴ हो गया मीटर स्क्वायर, यानी 5 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया जो है वो 50 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, इट मीन्स हम रैशनल फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। देखिए कैचमेंट एरिया 500 हेक्टेयर का मतलब 5 किलोमीटर स्क्वायर हो गया, विच इज लेस देन 50 किलोमीटर स्क्वायर, देयरफॉर रैशनल मेथड ऑफ फ्लड एस्टिमेशन में बी यूज्ड। तो अकॉर्डिंग टू रैशनल मेथड जो पीक फ्लड डिस्चार्ज होता है वो कितना होता है, QP = CI है। C 0.5 दे रखा है, सिंस के आंसर आपको मीटर क्यूब पर सेकंड में दे रखा है तो सारे यूनिट को हम इसी में कन्वर्ट कर लेंगे MKS के अंदर, मीटर और सेकंड में।
आई आपको 3.6 सेंटीमीटर पर आवर दे रखा है, तो मीटर करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। और एरिया आपको 500 हेक्टेयर दे रखा है, तो 500 × 10⁴ मीटर स्क्वायर लिख दिया। सारी वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रख दी, तो हमारे पास आंसर आ गया 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये जो आंसर हमने फाइंड आउट किया है, किससे किया है? हमने रैशनल मेथड से किया है। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है द किर्पिच इक्वेशन, द एम्पेरिकल इक्वेशन ऑफ किर्पिच टू कैलकुलेट टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हैज यूनिट ऑफ टाइम इन। ठीक है ना, जो एम्पेरिकल इक्वेशन है फ्लड फोरकास्टिंग की, जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जिसके बारे में बात की थी, तो प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमने रैशनल मेथड यूज किया था। अब दूसरी तरह का मेथड क्या होता है? एम्पेरिकल इक्वेशन होती है फ्लड को फोरकास्ट करने के लिए या फ्लड का पीक निकालने के लिए। उस एम्पेरिकल इक्वेशन के अंदर जितने भी पैरामीटर होते हैं वो एम्पेरिकल होते हैं, तो उसमें एक पैरामीटर है टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी एम्पेरिकल इक्वेशन होगी एम्पेरिकल फॉर्मूले के अंदर। तो जो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की एम्पेरिकल इक्वेशन है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट एम्पेरिकल इक्वेशन है, वो किसने दी है? किर्पिच ने दी है। ठीक है ना, किर्पिच के अकॉर्डिंग जो एम्पेरिकल इक्वेशन है टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की, वो क्या है? 0.01947। इसको याद करने का अच्छा तरीका है, ये इक्वेशन याद करनी है, 1947। ठीक है ना, तो 0.01947 L⁻0.77 S⁻−0.385। देखिए ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये नहीं छोड़ के जाना कि ये JEN के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये। इस इक्वेशन के अंदर जो TC है उसकी वैल्यू हमारे पास मिनट्स में आती है। L है मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रेवल, मतलब कि जो वाटर है वो कितने लेंथ तक या कितने डिस्टेंस तक ट्रेवल करके गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि जब हम टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो फार्देस्ट पॉइंट से रन ऑफ ट्रेवल करके आ रहा है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट इज इन मीटर, उसको हम L से डिनोट कर रहे हैं। और कैचमेंट का स्लोप क्या है? अगर कैचमेंट का स्टीप स्लोप है तो वो जो रन ऑफ है फटाफट आ जाएगा, अगर डाउनवर्ड टाइप का है। और कैचमेंट का जो स्लोप है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो रन ऑफ का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत धीरे धीरे होगा, क्योंकि पानी को अगेंस्ट ग्रेविटी जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो स्लोप ऑफ कैचमेंट क्या है, इसके ऊपर भी TC डिपेंड करता है। बट हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो किर्पिच इक्वेशन के अंदर टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है उसकी यूनिट क्या होती है? ठीक है ना, तो उसकी यूनिट क्या होती है? मिनट्स होती है। तो करेक्ट आंसर हो गया C ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। द एक्सट्रीम फ्लड विच इज पॉसिबल इन अ रीजन एज ए रिजल्ट ऑफ सीवियर मोस्ट कॉम्बिनेशंस इंक्लूडिंग रेयर कॉम्बिनेशंस इज कॉल्ड। PMP का मतलब होता है प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल। PMF का मतलब होता है प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। SPF का मतलब होता है स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड, और SPS का मतलब होता है स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्टॉर्म। इसका करेक्ट आंसर तो देखिए PMF है, मैं आपको समझाता हूं। PMF बेसिकली किससे बनता है? PMP से बनता है, यानी प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड किससे बन रहा है? प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन से बन रहा है। और SPF किससे बनता है? SPS से बनता है, यानी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्टॉर्म से बनता है। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली टर्म दो ही हो गई फ्लड के केस में, PMF हो गई, एक SPF हो गई। अब PMF क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक बिल्डिंग है। ठीक है ना, बिल्डिंग के एग्जांपल नॉर्मली सिविल स्टूडेंट को जल्दी समझ में आते हैं, तो हम बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं। एक बिल्डिंग हमने डिजाइन की 1000 किलो न्यूटन लोड के हिसाब से। ठीक है, डिजाइन कर ली, उसमें हमने डिजाइन फैक्टर या पैरामीटर ये लिया कि वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि बिल्डिंग पूरी गिर जाए, टूट जाए, डिमोलिश हो जाए। ठीक है ना, ये हमने फैक्टर लेके डिजाइन किया। लेकिन ये हमारे जो कॉम्बिनेशन हो गए वो सीवियर मोस्ट कॉम्बिनेशन हो गए कि भाई सीवियर मोस्ट यही हो सकता है। लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ रेयर कॉम्बिनेशन या रेयर पैरामीटर और ले लिए। जैसे मान लो बिल्डिंग गिर रही है, तो गिरने की वजह से उस बिल्डिंग के रेजिडेंट और उसके आसपास के लोगों के मरने की प्रोबेबिलिटी भी है। अगर ये कॉम्बिनेशन लूंगा तो मैं 1000 किलो न्यूटन के हिसाब से डिजाइन नहीं करूंगा, मैं डिजाइन करूंगा 1400 किलो न्यूटन के हिसाब से, यानी मैंने ओवर एस्टिमेट डिजाइन किया है, ओवर सेव। क्योंकि जो रेयर कॉम्बिनेशन वो रेयर इसलिए बोल रहे कि उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं कि कब होगा वो, है ना, वो नहीं होगा वो, है ना, मोस्ट प्रोबेबली। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बिल्डिंग को ओवर सेव कर लिया। अब जैसे ही मैंने 1400 किलो न्यूटन किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरी बिल्डिंग की डिजाइन हैवी हो गई। हैवी होने के साथ साथ मेरा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिजाइन लोड ज्यादा हो गया। सिमिलर वे के अंदर जब हम बात कर रहे हैं SPF की, यानी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड की, तो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड के अंदर क्या होता है कि हम डिजाइन करते हैं माइनर डैम्स को, माइनर डैम जिनका या यू कैन से रिजर्वायर जिनकी कैपेसिटी 60 मिलियन मीटर क्यूब से कम है। ठीक है ना, और PMF को हम डिजाइन करते हैं किसके हिसाब से?
ऐसे रिजर्वायर जिनकी कैपेसिटी 60 मिलियन मीटर क्यूब से ज्यादा है, या मेजर डैम को। पीएमएफ के अंदर हम वो कॉम्बिनेशन भी लेके चल रहे हैं, जबकि डैम मान लो टूट गया तो जो आसपास का एरिया है वो पूरा सबमर्ज हो जाएगा और कैजुअलिटीज होंगी, लोग मर सकते हैं, दैट इज रेयर कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका मतलब पीएमएफ को में जो हमारा डिजाइन फ्लड होगा पीएमएफ के केस में, यानी जो मेजर डैम है जिनका या रिजर्वायर है जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी 60 मिलियन मीटर क्यूब से ज्यादा है, तो उसमें जो मेजर हमारा डिजाइन डिस्चार्ज होगा, वो डिजाइन डिस्चार्ज के अंदर हमने रेयर कॉम्बिनेशंस को भी मिलाया हुआ है। और एसपीएफ ने हमने ऐसा नहीं किया हुआ है, एसपीएफ में हमने सिर्फ सीवियर मोस्ट कॉम्बिनेशन को मिलाया हुआ है। ठीक है ना, यानी रेयर कॉम्बिनेशन एक्सक्लूडेड है। तो अगर हम रेयर कॉम्बिनेशन को मिला रहे हैं पीएमएफ के अंदर, तो पीएमएफ की वैल्यू यानी डिजाइन फ्लड की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी एसपीएफ में जो डिजाइन फ्लड है। क्योंकि जैसे यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे डिजाइन की जो वैल्यू 1400 किलो न्यूटन हो गई, ये पीएमएफ ही है एक तरीके का, और 1000 किलो न्यूटन है यहाँ पे, तो काफी ज्यादा यानी 40% ज्यादा वैल्यू हो गई। तो इस 40% की वजह से हमारी कॉस्ट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर वो जो डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो बहुत डेंस एरिया है जिसके अंदर हम डिजाइन कर रहे हैं इस तरह की, तो वहां पे हम पीएमएफ के हिसाब से डिजाइन करेंगे, क्योंकि डेंस एरिया में कैजुअलिटी होने की ज्यादा चांसेस है। अगर इसी डिजाइन को हम एक वर्जिन एरिया में कर रहे हैं, एक जंगल के अंदर कर रहे हैं, तो वहां पे कैजुअलिटी होने के चांसेस बहुत कम है, तो वहां पे हम एसपीएफ के हिसाब से डिजाइन कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब हम सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन करते हैं तो वहां पे इकोनॉमिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिकल फैक्टर हमने पीएमएफ के अंदर कंसीडर नहीं कर पा रहे, क्योंकि पीएमएफ के अंदर हम कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहे, रेयर कॉम्बिनेशन ले रहे, तो पीएमएफ जो डिजाइन है वो अनइकोनॉमिकल है एसपीएफ के कंपैरिजन में। लेकिन पीएमएफ डिजाइन उस जहां पे हम कर रहे हैं बड़ी कैपेसिटी के रिजर्वायर के लिए, वहां पे नेसेसरी है वो डिजाइन। ठीक है, इसलिए हमको करनी पड़ रही है। तो ये दोनों में डिफरेंस है एसपीएफ और पीएमएफ के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन तो बी हो गया। देखिए, पीएमएफ the extreme flood that is physically possible in a region as a result of severe most combination including rare combination, यानी कैजुअलिटी वाला केस भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। और एसपीएफ क्या है, द फ्लड दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम ए सीवियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल, यानी जो रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन है, विंड वेलोसिटी, टेम्परेचर, वो सब मैट डेटा होता है, एंड हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है ना, दोज आर रीजनेबली एप्लीकेबल टू द रीजन। एक्सट्रीम रेयर कॉम्बिनेशन आर एक्सक्लूडेड इन दिस केस। डन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, ये बहुत फंडामेंटल चीज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। टू कैचमेंट्स ऑफ वेस्टर्न तमिलनाडु हैव देयर एरिया रेशियो एज 27:125। द करस्पॉन्डिंग पीक डिस्चार्ज रेशियो बाय यूजिंग रेयर्स एम्पिरिकल इक्वेशन वुड बी। जैसा कि हमने रन ऑफ के केस में देखा था प्रीवियस क्लासेस के अंदर, वैसा ही फ्लड के केस के अंदर भी कुछ एम्पिरिकल इक्वेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, तो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया था, वो एक एम्पिरिकल इक्वेशन थी। ऐसे ही फ्लड पीक निकालने की भी एम्पिरिकल इक्वेशन है। तो रेयर्स ने कुछ फॉर्मूले दिए। रेयर के अकॉर्डिंग जो पीक डिस्चार्ज है वो कैचमेंट एरिया की पावर 2/3 के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे सेंस की क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था कि एम्पिरिकल इक्वेशन है वो रीजनल इक्वेशंस होती है, वो रीजन वाइज वैलिड होती है। तो जो रेयर्स इक्वेशन है वो तमिलनाडु के वेस्टर्न रीजन है, आंध्र प्रदेश है, इस या कर्नाटका के रीजन है, यहाँ पे वो वैलिड है। तो वेस्टर्न तमिलनाडु के 2 कैचमेंट दिए हुए हैं, उनमें ये एरिया आपको रेशियो दिया हो, तो आपको पीक डिस्चार्ज का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। तो QP1/QP2 इक्वल टू A1/A2 टू द पावर 2/3 हो गया, और A1/A2 27/125 दे रखा है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, 9/25 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 है, फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज आर मोर रिलायबल व्हेन length of record of meteorological observation are less than 10 years, length of record of meteorological observations are less than 20 years but more than 10 years, yearly variation in climate is not uniform, variation in climate is uniform year to year। ये करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज को 2 कंडीशन में हम रिलायबल मानते हैं। एक तो जो वेरिएशन हो रहा है मेट्रोलॉजिकल डेटा में, जो वेरिएशन हो रहा है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं कि जैसे आज तो सूखा पड़ गया यहाँ पे, अगले साल बरसात हो गई, बहुत ज्यादा फ्लड आ गया, फिर अगले साल फिर बरसात आ गई, फिर 2 साल का फिर सूखा पड़ गया। तो ईयर टू ईयर वेरिएशंस हो रहे हैं, ये मेजर वेरिएशन है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज के अंदर हम क्या लेते हैं कि एक बहुत लंबे टाइम का डेटा लेते हैं। उस डेटा से हम, जैसे मान लो हमने 50 साल का डेटा लिया, 50 साल का रेनफॉल का डेटा लिया,
अब रेनफॉल का डेटा आपका कहीं पहले साल आ रहा है मान लो 10 सेंटीमीटर, फिर आ रहा है 11.2 सेंटीमीटर, फिर आ रहा है 10.8 सेंटीमीटर, तो ये कंसिस्टेंट डेटा है। इससे आपको 51 ईयर का डेटा कंप्यूट करना इजी रहेगा। लेकिन ऐसे आ रहा है मान लो एक साल का डेटा आ रहा है 10 सेंटीमीटर, फिर 0 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 50 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, इतना ज्यादा वेरिएशन है अगर डेटा के अंदर, तो हम जो आगे की प्रिडिक्शन है वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज का बेसिस ही ये होता है कि जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन है या डेटा है वो यूनिफॉर्म हो, ईयर टू ईयर यूनिफॉर्म हो। तो पहला पॉइंट तो ये है, तभी इन स्टडीज को हम रिलायबल मान सकते हैं, अदरवाइज हम फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज को यूज नहीं कर सकते फ्लड फोरकास्टिंग के अंदर। अब दूसरी चीज क्या है कि लेंथ ऑफ रिकॉर्ड, कि मिनिमम कितना डेटा हमको चाहिए। तो जो इसका एजम्पशन है वो ये बोलता है कि 10 साल से अगर कम डेटा, यानी 10 ऑब्जर्वेशन से कम ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो हम फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज को तो हम बिल्कुल भी रिलायबल नहीं मानते, यानी हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो मिनिमम डेटा है वो 30 ईयर्स का हमको चाहिए। तो ए और बी ऑप्शन तो हमारे वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि ए में दे रखा है 10 ईयर्स और बी में दे रखा है 20 ईयर। ठीक है, तो इन फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जनरली मिनिमम और 30 ईयर डेटा हमको चाहिए। 30 से ज्यादा हुआ तो चलेगा, बट 30 साल का हमको मैथ डेटा पूरा चाहिए, इज कंसिडर एज एसेंशियल। ओके, द फ्रीक्वेंसी एनालिसिस शुड नॉट बी अडॉप्टेड इफ द लेंथ ऑफ रिकॉर्ड इज लेस देन 10 ईयर, राइट। फर्दर द फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज आर मोर रिलायबल इन क्लाइमेट्स दैट आर यूनिफॉर्म ईयर टू ईयर, है ना, यूनिफॉर्म क्लाइमेट के अंदर ही ये स्टडीज रिलायबल है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, फॉर ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इफ रिलायबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय आर ई एंड रिस्क इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू। इसका करेक्ट आंसर ये है, क्योंकि जो रिस्क होता है वो 1 माइनस रिलायबिलिटी होता है। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर किसी चीज पे आप रिलाई कर रहे हो, बोलते हो कि 98% ये चीज होगी, तो 2% आप क्यों छोड़ रहे हो। आपके दिमाग में कोई इसका मतलब कोई ना कोई इश्यू है कि आपको लगता है कि 2% पॉसिबिलिटी है कि ये हैपनिंग ना हो। आप कहते हो कि 98% कोई आप किसी इवेंट के लिए बोल रहे हो कि 98% होने के चांसेस है इसके, मतलब इसका मतलब आपके दिमाग में उसकी रिलायबिलिटी 98% है, 2% उसमें आपको रिस्क लग रही है। तो रिस्क क्या हो गया, 1 माइनस रिलायबिलिटी हो गया। तो रिस्क प्लस रिलायबिलिटी इक्वल टू 100%, और यू कैन से 1। रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट एट लीस्ट वंस ओवर ए पीरियड ऑफ एन सक्सेसिव ईयर। तो रिस्क को मैंने रिलेट कर दिया, आर इक्वल टू 1 माइनस क्यू टू द पावर एन लिखते हैं, और क्यू क्या, किसी चीज की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, और पी क्या है, होने की प्रोबेबिलिटी है। तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 माइनस पी हो गई। तो मैंने यहाँ इसको पुट कर दिया, और रिलायबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस रिस्क, यानी ये। तो दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 1 आता। क्वेश्चन 7 है, फॉर k इक्वल टू 12 आर, k को हम स्टोरेज टाइम कोफिशिएंट बोलते हैं, मस्किंगम इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो k को हम स्टोरेज टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। x एक कांस्टेंट है जो नेचुरल चैनल के लिए या शेप ऑफ चैनल के साथ डिपेंड करता है। x की वैल्यू 0.4 है और टाइम इंटरवल आपको 10 आवर दे रखा है। द वैल्यू ऑफ मस्किंगम कोफिशिएंट C नॉट वुड बी, मैंने पहले ही बताया था कि मस्किंगम इक्वेशन में 3 कोफिशिएंट आते हैं, एक होता है C नॉट, एक C1, एक C2। तीनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, तीनों का जो समेशन होता है C1 प्लस C2 इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो C नॉट का जो फॉर्मूला है, C नॉट पूछा है, वो क्या है, माइनस KX प्लस 5.5 डेल्टा टी अपॉन K माइनस KX प्लस 0.5 डेल्टा टी। तो इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं जो हमको दी हुई है, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0163। तो नियरर आंसर जो है वो है 0.016, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको वहीं बोला था कि ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे C नॉट और C1 का भी ध्यान है ना, तो C2 का तो आप निकाल लोगे 1 माइनस C नॉट प्लस C1 करके। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन है, अ फ्लड सीरीज हैव ए मीन ऑफ 375 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ 50 ईयर्स फ्लड यूजिंग गंबल्स एंड चाओ मेथड वुड बी, टेक वैल्यू ऑफ रिड्यूस वेरिएट y50 इक्वल टू 3.90। ठीक है ना, y50 की वैल्यू हम दूसरे मेथड से निकालते हैं लॉग के बेसिस पर, लेकिन यहाँ इन्होंने डायरेक्ट दे दिया क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। देखिए, जो गंबल एंड चाओ ने जो मेथड दिया है पीक निकालने के लिए, वो क्या है, xt इक्वल टू एक्स बार प्लस KT सिग्मा एन। xt क्या है, पीक डिस्चार्ज है, जो कि जैसे आपको यहाँ पे 50 साल कैपिटल के रिटर्न पीरियड है, तो 50 साल के रिटर्न पीरियड के बाद निकालना है। तो यहाँ पे आपको x50 जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, x बार आपको 375 दे रखा है, सिग्मा एन आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है एन सीरीज का
वो 100 मीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है। केटी जो होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वाई टी माइनस वाई एन बार अपॉन एस एन होती है। वाई टी आपको डायरेक्टली वाई 50 की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे 3.90। अब सिंस कि ये हमको वाई एन बार और एस एन की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, ये एक चार्ट से हम फाइंड आउट करते हैं, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजिंग गंबल एंड चाउ मेथड। तो गंबल एंड चाउ मेथड नॉर्मली इनफाइनाइट सीरीज के लिए यूज होता है, एंड इन दैट केस, इनफाइनाइट सीरीज के केस में जो वाई एन बार होता है दैट इज इक्वल टू 0.577, और जो एस एन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, वो 1.2825 होता है। तो हम इन वैल्यूज को लेके चलेंगे, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए इनफाइनाइट सीरीज के लिए अकॉर्डिंग टू गंबल एंड चाउ। तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दी, तो ये वैल्यू आ गई, तो सिंपल है, फिर तो कैलकुलेशन है, 634 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया। ये जो इक्वेशन है ना, एक्स टी इक्वल टू एक्स बार प्लस के टी सिग्मा, ये गंबल इक्वेशन एक तरीके की है ना। चाउ ने जो चाउ का जो एक्सपेरिमेंट था वो गंबल से पहले का था, तो चाउ ने पहले इक्वेशन दी, गंबल ने उसको कुछ मॉडिफाई किया, इसलिए हम गंबल एंड चाउ इक्वेशन बोलते हैं। क्वेश्चन 9 है, एटेन्युएशन रिप्रेजेंट्स पीक ऑफ आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, पीक ऑफ इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, डिफरेंस इन पीक ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, समेशन ऑफ पीक ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। एट्यूनेशन जो टर्म होती है, यहाँ पे दो टर्म आते हैं, एक होती है एट्यूनेशन, एक होती है टाइम लैग। दोनों टर्म बेसिकली रिलेटेड है फ्लड फोरकास्ट से, फ्लड कंट्रोल से, ठीक है ना। एट्यूनेशन क्या होता है, डिफरेंस इन पीक ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। बेसिकली क्या है, ओनिंग टू द स्टोरेज इफेक्ट द पीक ऑफ आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इनफ्लो हाइड्रोग्राफ। अगर किसी रिजर्वायर के अंदर हम ये चीज हम प्रेडिक्ट करके चले कि हमको स्टोरेज को मेंटेन करना है, तो उसमें से जो बाहर जा रहा है यानी डिमांड के फॉर्म में जा रहा है यानी आउटफ्लो हो रहा है, वो बेसिकली क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और जो इनफ्लो हो रहा है वो ज्यादा होना चाहिए, तभी स्टोरेज मेंटेन होगा। तो इसका मतलब जो आउटफ्लो कम होगा तो आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ का पीक कम होगा, और जो इनफ्लो हाइड्रोग्राफ है उसका पीक ज्यादा होगा, और आउटफ्लो का कम होगा। तो इन दोनों के पीक के अंदर जो डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एटेन्युएशन। The reduction in the peak value is called attenuation. It is very important term for a reservoir operating under a flood control criteria. Question 10. Which of the following is the most accurate method of reservoir routing? रिजर्वायर राउटिंग एक चीज है चैनल राउटिंग। रिजर्वायर राउटिंग जो है बेसिकली आउटफ्लो डिस्चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि चैनल राउटिंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। जो मस्किंगम इक्वेशन है वो चैनल राउटिंग के लिए। तो रिजर्वायर राउटिंग के जो मेथड्स है वो कौन कौन से है, मॉडिफाइड पुल मेथड, गुडरिच मेथड, और स्टैंडर्ड फोर्थ ऑर्डर रंगेकुटा मेथड यानी एसआरके मेथड। जो इसमें एसआरके मेथड है वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, तो आपके पास डी ऑप्शन है। देखिए ये मेथड्स के नाम है, ये मेथड के नाम आपको याद रखने, इनके अंदर नहीं जाना है। अंदर आपको जहां डेप्थ में जाना है वो चैनल राउटिंग का जो मस्किंगम मेथड है उसके अंदर जाना है। तो अगर जब रिजर्वायर राउटिंग की बात कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ये तीन ऑप्शन है, इन तीनों में जो मोस्ट एक्यूरेट है वो एसआरके मेथड है यानी स्टैंडर्ड फोर्थ ऑर्डर रंगीकुट्टा मेथड। अच्छा एक चीज और मैंने यहाँ पे बता दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं रिजर्वायर राउटिंग जो होती है वो आउटफ्लो डिस्चार्ज का फंक्शन होती है ओनली, और जो चैनल राउटिंग होती है वो इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों डिस्चार्ज का फंक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, ए सैंपल ऑफ सैंड वाज फाउंड टू हैव ए पोरोसिटी ऑफ 40%। फॉर एन एक्विफर मेड ऑफ दिस सैंड हैव स्पेसिफिक यील्ड। देखिए यहाँ एक दो टर्म में अभी यही आपको समझाता हूँ। एक होती है स्पेसिफिक यील्ड SY, एक होती है स्पेसिफिक रिटेंशन, और एक होती है पोरोसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है बेसिकली कि किसी भी तरह की एक्विफर के अंदर, एक्विफर बेसिकली क्या होता है, सॉइल स्ट्रेटिफाइड सॉइल है, मतलब सॉइल लेयर्स के अंदर है, दैट इज कॉल्ड एक्विफर। उस लेयर्ड सॉइल के अंदर से हम कितने वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक यील्ड। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ग्रेविटी की वजह से, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद जितना पानी उसके अंदर रह गया दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिटेंशन, और दोनों का जो सम है दैट इज कॉल्ड बेसिकली पोरोसिटी। मान लो किसी की पोरोसिटी आपने बोला 1 है, यानी 1 मान लेते, 1 होती नहीं है पोरोसिटी बट 1 मान लेते, ठीक है ना। उसमें से आपने कहा स्पेसिफिक यील्ड निकल के आ रही है 0.3, तो इसका मतलब 0.7 उसके अंदर रह गया, वो स्पेसिफिक रिटेंशन। ठीक है, दूसरे तरीके से समझते हैं, मान लो टोटल वाटर की क्वांटिटी 100 लीटर है उस एक्विफर के अंदर। अब आप स्पेसिफिक यील्ड की फॉर्म में जो पानी एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं वो मान लो 30 लीटर कर पा रहे हैं, तो कितना रह गया वहां पे, 70 लीटर रह गया। तो 70 लीटर क्या हो गया, बेसिकली स्पेसिफिक रिटेंशन हो गया।
तो स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इक्वल टू पोरोसिटी। अब ये बोल रहा है कि पोरोसिटी 40% है, तो डेफिनेटली स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन 40% से कम ही होंगे, ठीक है ना, 40% से कम ही होंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 40% के बराबर हो सकते हैं अगर एक चीज 0 हो जाए। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं वो बराबर वाला तो है नहीं, तो लेस देन 40% वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पोरोसिटी ऑफ एन एक्विफर मटेरियल इज इक्विवेलेंट टू समेशन ऑफ स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन, दिस वन, ठीक है। तो SY और SR जो ज्यादा से ज्यादा N के बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज से कम होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो 40% से लेस होगा। देन क्वेश्चन 12 है, इफ वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल इज 0.5, ई दे दिया आपको, एंड डिस्चार्जिंग वेलोसिटी आपको दे रखी है सैंपल के थ्रू 2 मीटर पर सेकेंड, तो सीपेज वेलोसिटी पूछी है। देखिए ये क्वेश्चन वैसे सॉइल में कवर होता है, बट जो ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी है उसमें सॉइल का काफी पार्ट है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो सीपेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो डिस्चार्जिंग वेलोसिटी अपॉन एन यानी पोरोसिटी होता है, और एन इक्वल टू ई अपॉन 1 + ई होता है। देखिए सीपेज वेलोसिटी वी एस इक्वल टू वी बाई एन और एन इक्वल टू ई अपॉन 1 + ई, तो ये हो गया, ई की वैल्यू रख दीजिए, तो 6 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर आ गया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 13, अकॉर्डिंग टू हेजन-पॉइंसली द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी टू इंट्रिंसिक परमेबिलिटी ऑफ सॉइल हैज ए यूनिट ऑफ, एक होता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, इसको हम परमेबिलिटी ऑफ सॉइल कहते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक परमेबिलिटी जो कि डार्सी ने डिफाइन किया था K0। एक्चुअली ये होता है K0 इक्वल टू होता है CD², ठीक है। तो यू कैन से सिंपली हेजन-पॉइंसली इक्वेशन से, जो ये इक्वेशन होती है वो क्या होती है, K इक्वल टू, आपने सॉइल में भी पढ़ी होगी, CD² गामा अपॉन म्यू E³ अपॉन 1 + E। तो ये जो CD² है दैट इज कॉल्ड K0 यानी इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। K की यूनिट है मीटर पर डे, K0 की यूनिट होती है डार्सी या मीटर स्क्वायर। तो ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ K एंड K0 यानी K इंटू K0 की यूनिट क्या होगी, तो मीटर पर डे इंटू मीटर स्क्वायर यानी मीटर क्यूब पर डे होगी, और मीटर क्यूब पर डे किसकी यूनिट होती है, डिस्चार्ज की होती है। तो करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की यूनिट मीटर पर डे, मीटर स्क्वायर जो यूनिट होगी बेसिकली किसकी हो गई, इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर क्यूब पर डे होगी, ठीक है। क्वेश्चन 14 है, द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस जोन इज गिवन एम्पेरिकली एज ए फंक्शन ऑफ ड्रॉ डाउन विद इन द पंप वेल SW एंड द एक्विफर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी K। एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस जोन का वो होता है 3000 SW√K। अब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू SW और K की दे रखी है, आपको R निकालना है। आपको इस फॉर्मूले के अंदर K मीटर पर सेकंड में रखना होता है, SW मीटर में रखना होता है, और R का वैल्यू जो आती है वो मीटर में आती है। जैसे ये पंपिंग वेल है ना, इस तरीके का समझ लीजिए, ये पंपिंग वेल है, ठीक है, ये इसमें वाटर सरफेस है। इस वाटर सरफेस का इंपैक्ट जितनी डिस्टेंस तक रहेगा दैट इज कॉल्ड बेसिकली रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस जोन, कैपिटल R, राइट, दोनों तरफ, यहां से यहां तक कैपिटल R। और SW क्या है, ड्रॉ डाउन एट पंपिंग वेल है, तो यानी SW की वैल्यू यहां पे, दिस इज व्हाट इट इज SW, ठीक है। एम्पेरिकली द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस एन इक्वल टू दिस, सारी वैल्यूज हमने रखी, तो 75 मीटर आ गई हमारे पास, यानी इसका मतलब है ड्रॉ डाउन का जो इम्पैक्ट है 75 मीटर तक रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, लेवल वही हो जाएगा, यानी जो पंपिंग का इम्पैक्ट आया है वो 75 मीटर तक आया है। उसके बाद 75 मीटर के बाद दोबारा आप पंप कर सकते हो, दोबारा आप वेल बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि पंपिंग से क्या होता है, वाटर का लेवल नीचे जा रहा है, तो उसका, जैसे मान लो मैंने अपने घर के अंदर एक ग्राउंड वाटर एस्टिमेट, मतलब वो किया है, मैंने एक पंपिंग वेल बनाया है, ठीक है, तो पानी को मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अगर मेरा पड़ोसी सेम लोकेशन यानी सेम अलाइनमेंट के अंदर पंपिंग वेल बना रहा है, तो इट इज पॉसिबल कि वहां पे उसका वाटर नहीं निकले, या निकले तो बहुत डेप्थ के ऊपर निकले। तो जो इन्फ्लुएंस जोन है, अगर वही जोन वो कवर करते हुए 30, 40, 50 मीटर के बाद बनाएगा, तो डेफिनेटली उसमें पानी निकलने के चांसेस है, ठीक है ना। तो इसलिए जो पंपिंग वेल, क्योंकि उसका जो इन्फ्लुएंस जोन है, यानी वो जो वाटर का जो ड्रॉ डाउन हो रहा है मेरे पंप करने की वजह से, वो 75 मीटर तक हो रहा है, 75 मीटर की डिस्टेंस तक हो रहा है। 75 मीटर की डिस्टेंस के बाद आप यहां पे एक दूसरा पंपिंग वेल बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, ए नॉन आर्टिशियन एक्विफर इज, आर्टिशियन एक्विफर और नॉन आर्टिशियन एक्विफर। आर्टिशियन एक्विफर होता है कन्फाइंड एक्विफर और नॉन आर्टिशियन होता है अनकन्फाइंड।
कन्फाइंड होता है यानी उसका टॉप एंड बॉटम दोनों तरफ से एक रॉक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉन आर्टिशियन एक्वीफर की बात करते हैं। इट इज कन्फाइंड एट बोथ बॉटम एंड टॉप, नहीं, क्योंकि जो नॉन आर्टिशियन होता है वो तो अनकन्फाइंड एक्वीफर होता है। हैविंग फ्री वाटर सरफेस एट टॉप, इसका मतलब क्या है कि बॉटम से तो वो कन्फाइंड है और टॉप के ऊपर फ्री वाटर सरफेस है, तो इसको ही हम अनकन्फाइंड एक्वीफर या वाटर सरफेस एक्वीफर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन आर्टिशियन एक्वीफर। कन्फाइंड ओनली एट टॉप गलत है। हैविंग जीरो पीजोमेट्रिक लेवल, ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A non-artesian aquifer or unconfined aquifer is confined at bottom but not at top. Okay, top से वो free होगा और वहां पे free water surface होगी. At top normally it has a free water surface, that is why it is also called water table aquifer. Okay. Question 16. An unconfined aquifer of porosity 23%, conductivity यानी permeability 25 meter per hour, specific retention 14%, has an area of 72 km square. If the water table falls uniformly throughout the aquifer by 21 cm during a drought, the volume of water lost from storage would be. मतलब वाटर टेबल ड्रॉट के टाइम में 21 सेंटीमीटर यानी 2.21 मीटर ड्रॉप हो गई है, तो स्टोरेज के अंदर कितना फॉल होगा यानी कितना लॉस होगा वो आपको फाइंड आउट कराना है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज आपको फाइंड करना है जो कि लॉस में चला गया है। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम स्टोरेज इक्वल टू एरिया इनटू स्पेसिफिक यील्ड। स्पेसिफिक यील्ड क्योंकि जो वाटर लॉस होके गया है वो उसमें से एक्सट्रैक्ट होके गया है, तो इसलिए स्पेसिफिक यील्ड किया मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप इनटू वाटर टेबल। स्पेसिफिक यील्ड कितना होता है, पोरोसिटी माइनस स्पेसिफिक रिटेंशन। रिटेंशन 14% है, पोरोसिटी 23% है, तो 0.23 माइनस 0.24 कर दिया, ये हमारा स्पेसिफिक यील्ड आ गया। वाटर टेबल में ड्रॉप कितना हो रहा है, 0.21 मीटर हो रहा है, एरिया 72 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया 136.08 इंटू 10⁴ मीटर क्यूब। तो गिवन ऑप्शन में ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, इस तरह का न्यूमेरिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज में एसएससी के अंदर तकरीबन सभी तरह के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है, तो ये इसको हम इंपॉर्टेंट ही मानेंगे क्योंकि दोबारा भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 है, एन एक्वीफर इज स्ट्रेटिफाइड इनटू 3 लेयर्स पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन विद स्पेसिफिकेशन एज टेबुलेटेड अंडर। 3 लेयर है, तीनों लेयर पैरेलल है, हर लेयर की थिकनेस अलग अलग है, एक की 4 मीटर है, दूसरे की 2 मीटर, 6 मीटर, और तीनों का आपको के दे रखा है, K1 K2 K3। आपको क्या निकालना है, द ट्रांसमिसिविटी ऑफ एक्वीफर, यानी इक्विवेलेंट ट्रांसमिसिविटी, जो तीनों लेयर को मिला के एक एक्वीफर बन रहा है उसकी ट्रांसमिसिविटी कितनी होगी। सॉइल पैरेलल है, स्ट्रेटिफाइड है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं यानी KE, तो K1 B1 प्लस K2 B2 ये यूज करते हैं जब हम पैरेलल केस है, और अगर यही केस अगर नॉर्मल का केस होता तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, समेशन B अपॉन B1 अपॉन K1, अगर नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर वाला केस होता ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं K इक्विवेलेंट का, राइट। तो इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज रख दी, तो 260/12 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जो ट्रांसमिसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, टोटल थिकनेस मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट परमेबिलिटी। तो टोटल थिकनेस समेशन भी है 4 2 6 और 6 12, तो 12 कैंसिल हो गए, तो 260 मीटर स्क्वायर पर डे आ गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग अनस्टडी फ्लो द स्टोरेज कोफिशिएंट ऑफ ए कन्फाइंड एक्वीफर इज प्रोपोर्शनल टू। जो अनस्टडी फ्लो है, जो ड्यूपिट्स लॉ है, जिसमें 2 इक्वेशन हम पढ़ते हैं वेल के लिए, जो वेल हाइड्रोलिक्स जिसको हम बोल रहे हैं, वो स्टडी फ्लो के केस में पढ़ते हैं, वो आपको पढ़नी है। अनस्टडी फ्लो के केस में कन्फाइंड एक्वीफर की जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना है। कन्फाइंड एक्वीफर का जो फॉर्मूला है वो ये है, S इक्वल टू 2.25 कैपिटल T इंटू T अपॉन R²। ये कब है, जबकि हम जो स्टोरेज कोफिशिएंट कैपिटल S का स्टोरेज कोफिशिएंट है निकाल रहे हैं हम कहाँ, पंपिंग वेल पे, यानी जो ड्रॉ डाउन है वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे T जो है टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ पंपिंग है, कैपिटल T ट्रांसमिसिबिलिटी है, तो S जो है स्टोरेज, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये वाला फॉर्मूला याद आपको रखना है, ठीक है। अनस्टडी फ्लो के केस में, कन्फाइंड एक्वीफर में, फाइन। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19,
In one dimensional flow in a confined aquifer between two water bodies, the piezometric headline. दो वाटर बॉडीज के बीच में अगर कन्फाइंड एक्विफर है, ठीक है ना, दो वाटर बॉडीज के बीच में, तो इसका मतलब क्या होगा, जो वाटर लेवल होगा हर किसी के ऊपर, जब वाटर लेवल को हम मिलाएंगे, यानी पीजोमीटर लेवल को मिलाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, लीनियर होगा उसका वेरिएशन, यानी स्ट्रेट लाइन वेरिएशन होगा, ठीक है। इफ देयर इज ए स्टडी मूवमेंट of groundwater in a confined aquifer, there will be a linear gradient or slope to the piezometric surface. That is, two directional projection is a straight line, right? जबकि confined aquifer है और दो piezometric surface है, उसकी हम बात कर रहे हैं। confined aquifer है, उसमें दो water bodies के बीच में confined aquifer है और हर point के ऊपर हम piezometric surface ले रहे हैं, तो उन सबको जो मिलाने वाली लाइन होगी, that line is straight line always, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास ओवर हो गई, यानी जो क्लास 21 थी, और इसी क्लास के साथ हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट हमारा ओवर हो गया। अब क्लास 22 से हम इरिगेशन को स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और सेकेंडली ये है कि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने अभी इसी क्लास के अंदर क्वेश्चन 16 डिस्कस किया था लास्ट क्लास का, तो आप मेंशन कर दीजिए कोई क्वेश्चन आपको अगर वाकई में समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अगली क्लास में उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।